नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। नाथन हमेशा खुद को एक सीधा साधा इंसान समझता था। एक ऐसा आदमी जिसे जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी। सुबह की एक अच्छी कॉफी, बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी महक, किसी अपने की हंसी की आवाज। उसने हमेशा एक शांत घर, व्यवहार में दयालुता और बातों में ईमानदारी को महत्व दिया। अपनी पहली शादी में उसे यकीन था कि झुककर, समझदार और शांत रहकर वो सच्चा प्यार हासिल कर लेगा। लेकिन उसने बड़े दर्द के साथ ये सीखा कि अगर आप खुद को बिना किसी सीमा के बहुत ज्यादा दे देते हैं, तो कुछ लोग इसे आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। उसकी पहली शादी खामोशी में खत्म हुई, चीख पुकार या किसी खुले धोखे से नहीं, बल्कि नजरअंदाज किए जाने की धीमी घुटन से, उसे हल्के में ले जाने के एहसास से, जैसे उसकी मौजूदगी का अब कोई मोल ही नहीं था। जब उसने खुद को फिर से अकेला पाया, तलाक के कागजात पर दस्तखत हो चुके थे और घर एक अकेले इंसान के लिए बहुत बड़ा महसूस हो रहा था, तब नाथन गहरे चिंतन में डूब गया। उसने कई रातें सोफे पर लेटे लेटे छत को घूरते हुए बिता दी, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उससे गलती कहाँ हुई। इस बात को स्वीकार करने में महीनों लग गए कि मामला सिर्फ बहुत ज्यादा अच्छा होने का नहीं था, जैसा कि उसके दोस्त कहते रहते थे। मामला संतुलन का था। वो दूसरे इंसान को खुश करने की कोशिश में खुद को खो चुका था और उसने खुद से वादा किया कि अगर उसने दोबारा कभी प्यार किया, तो वो पहले खुद से प्यार करना नहीं छोड़ेगा। ये एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप था जो मुश्किल ब्रेकअप से गुजर रहे लोगों के लिए था। जहां नाथन ने पहली बार उसका नाम देखा, रेचल। उसकी प्रोफाइल बहुत सीधी सादी थी, ज्यादा तस्वीरें नहीं थीं, लेकिन उसके लिखे शब्दों ने नाथन का ध्यान खींच लिया। वे शब्द ईमानदार थे, दर्द से भरे थे, फिर भी उनमें उम्मीद की एक चिंगारी थी। उसने लिखा था कि कैसे उसके पिछले रिश्ते ने उसका आत्मसम्मान छीन लिया था, कैसे वो अब खुद को आईने में पहचान नहीं पाती थी, कैसे वो अपनी ही कीमत पर शक करने लगी थी। ये बात नाथन के दिल को छू गई। वो जानता था कि छोटा महसूस करना कैसा होता है। उसने उसे एक संदेश भेजा, कुछ ज्यादा हिम्मत वाला नहीं, बस इतना, तुम अकेली नहीं हो। उसका जवाब कुछ घंटों बाद आया, छोटा सा, शुक्रिया, सच में। और इस तरह ये शुरू हुआ। दो घायल लोग जो अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, अपने दर्द को बड़ी सावधानी से साझा कर रहे थे, जैसे वे कांच के बक्सों को संभाल रहे हों। धीरे धीरे बातें ज्यादा होने लगीं। उन्होंने पाया कि उनकी पसंद एक जैसी है, जैसे पुरानी फिल्में, प्रकृति में घूमना और साथ में खाना पकाने की खुशी। उनका रिश्ता बिना किसी जल्दबाजी के स्वाभाविक रूप से बढ़ा। नाथन को लगा कि वो उसके साथ खुलकर सांस ले सकता है, और रेचल धीरे धीरे फिर से सहजता से मुस्कुराने लगी थी। जल्द ही वर्चुअल रिश्ता पार्क में एक कॉफी, फिर डिनर और फिर पूरे वीकेंड साथ बिताने में बदल गया। नाथन उन लोगों में से था जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते थे। जब रेचल सिर्फ खुशबू लेने के लिए उसकी जैकेट में लिपट जाती, जब वो घबराहट में किसी ऑफिस मीटिंग के बारे में बात करती और वो बिना टोके सुनता, जब वो एक ही फिल्म को तीसरी बार देखकर रो पड़ती, वो वहां होता, पूरी तरह से मौजूद। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस उसे फिर से खिलने के लिए जगह दे रहा था, और वो खिल भी रही थी। रेचल खुद को ज्यादा प्यार से देखने लगी। सालों तक अपनी कला को नजरअंदाज करने के बाद फिर से पेंटिंग करने लगी। अपनी पढ़ाई पर वापस लौटी और धीरे धीरे उस इंसान से फिर से जुड़ रही थी जो वो एक जहरीले रिश्ते में खुद को खोने से पहले थी।
समय के साथ वो भी नाथन के लिए एक महफूज पनाहगाह बन गई। वो जो हमेशा इतना चुप रहता था, अपने डर के बारे में खुलकर बात करने लगा। उसने बताया कि कैसे उसे पुरानी गलतियों को दोहराने का डर है, कैसे वो कभी-कभी बहुत ज्यादा भरोसा करने से हिचकिचाता है। रेचल सब्र रखती थी। वो कहती कि हम सब अपने साथ जख्म लेकर चलते हैं, लेकिन ये हमें दोबारा प्यार करने से नहीं रोकता। ये बस हमें सिखाता है कि हम इसे और ज्यादा जागरूकता के साथ करें। उन्होंने कुछ ठोस बनाया, एक ऐसा प्यार जो पहली नजर के आकर्षण से नहीं, बल्कि आपसी देखभाल, सहारे और एक दूसरे को सुनने से पैदा हुआ था। वे पार्टनर थे, साथी थे, लगभग दो ऐसे दुर्लभ टुकड़ों की तरह जो हर मुश्किल के बावजूद एक दूसरे में फिट हो गए थे। उसने उसे एक बारिश वाली रात को प्रपोज किया, हाथ से बने लकड़ी के एक छोटे से बक्से के साथ आकर कहा, मुझे अपने साथ कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए। मुझे एक असली इंसान चाहिए, कोई ऐसा जिसके साथ मैं बढ़ सकूं, ठोकर खा सकूं, उठ सकूं और बूढ़ा हो सकूं। और वो इंसान तुम हो। रेचल इतनी जोर से रोई कि वो मुश्किल से हां कह पाई। शादी, जो कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के साथ एक साधारण बगीचे में हुई, ने एक ऐसे अध्याय की शुरुआत की जिसके बारे में वे दोनों मानते थे कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय होगा। पहले कुछ साल प्यार, सम्मान और एक अद्भुत तालमेल से भरे थे। वे दिखावा करने वाले कपल नहीं थे जो सोशल मीडिया पर हर दिन प्यार का इजहार करते हैं। वे गहराई वाले कपल थे जो एक नजर में एक दूसरे को समझ सकते थे, बिना किसी असहजता के खामोशी साझा कर सकते थे और रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित महसूस करा सकते थे। वे जानते थे कि भावनात्मक उथल-पुथल से गुजरना कैसा होता है और उन्होंने एक दूसरे में उसका ठीक उल्टा पाया था। नाथन अपने वजूद के हर हिस्से से मानता था कि उसे आखिरकार अपनी सोलमेट मिल गई है और इसी वजह से उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उनकी शादी की छठी सालगिरह की अगली सुबह नाथन सामान्य से थोड़ा जल्दी उठा। उसने नाश्ता बनाने की योजना बनाई थी, जैसा कि वो हर खास मौके पर करता था। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, बाल अभी भी बिखरे हुए और आंखें आधी खुली थीं, वो आखिरी सीढ़ी से पहले ही रुक गया। रेचल पहले से ही तैयार थी। उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक टाइट स्कर्ट जो उसके हर कर्व को उभार रही थी और एक सिल्क का ब्लाउज जिसका गला हल्का लेकिन ध्यान खींचने वाला था। ऊंची एड़ी के सैंडल लकड़ी के फर्श पर तीखी आवाज कर रहे थे। एक तेज मीठी परफ्यूम की महक उस तक पहुंच गई, इससे पहले कि रेचल उसे देख पाती। ये वही परफ्यूम था जो वो उनकी पहली डेट्स पर लगाती थी, जिसके बारे में उसने कहा था कि वो इसे खास मौकों के लिए बचाकर रखती है। और आज बुधवार की सुबह 7 बजे उसने वो लगाया हुआ था। नाथन ने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो बस देखता रहा, एक गहरी सांस ली। रेचल ने लिविंग रूम के शीशे के सामने लिपस्टिक लगाई और सधे हुए अंदाज में अपने बालों में उंगलियां फेरी। तभी उसकी नजर नाथन पर पड़ी और वो मुस्कुराई, लेकिन वो एक छोटी, पल भर की मुस्कान थी। तुम सुंदर लग रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज में तारीफ से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो रूखी सी हंसी, अपना पर्स उठाया और बिना ज्यादा दिलचस्पी के जवाब दिया, ओह, बस क्लारा के साथ लंच है। तुम्हें पता है ना, ऑफिस की वो कलीग जो हमेशा काम के दौरान बाहर जाने के बहाने ढूंढती रहती है। वो मुझे शहर के एक नए रेस्टोरेंट में घसीट कर ले जा रही है। नाथन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कुछ तो था जो खटक रहा था। रेचल हफ्ते के बीच में ग्लैमरस लंच करने वालों में से नहीं थी। वो हमेशा कहती थी कि उसे ऑफिस का घर का बना खाना या कोई झटपट डिलीवरी ज्यादा पसंद है।
ताकि समय बर्बाद ना हो। और अब उनकी शादी की सालगिरह के ठीक बाद वो इतनी सुबह इस तरह तैयार होकर एक ऐसी कलीग के साथ लंच पर जा रही थी जिसकी वो काम पर ध्यान न देने के लिए हमेशा आलोचना करती थी। नाथन बिना सोचे समझे भिड़ने वालों में से नहीं था। वो चीजों को गौर से देखता था। यही बात उसे हमेशा सबसे अलग करती थी। वो बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करता था, लेकिन उस पल उसका दिमाग पहले से ही ऐसे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ रहा था जो आपस में मेल नहीं खा रहे थे। जब वो अकेले अपनी कॉफी पी रहा था तो कड़वाहट कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। इसलिए नहीं कि कॉफी ज्यादा कड़क बनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि शक एक ऐसे बगीचे में जंगली पौधे की तरह उग रहा था जिसे वो पूरी तरह से स्वस्थ मानता था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ पिछले अनुभवों का डर है। उसने उस टाइट स्कर्ट, ऊंची एड़ी के सैंडल, बुधवार की सुबह की उस चमकीली लाल लिपस्टिक की छवि को मिटाने की कोशिश की। उसने विश्वास करने की कोशिश की कि हाँ, ये बस एक कलीग के साथ लंच है। लेकिन घर से निकलते समय रेचल के चेहरे पर जो भाव था, वो जाना पहचाना नहीं था। दिन भर उसकी बेचैनी बढ़ती गई। काम पर नाथन ने खुद को हर कुछ मिनट में अपना फोन चेक करते हुए पाया। कोई मैसेज नहीं, कोई तस्वीर नहीं, जैसा कि वो आमतौर पर भेजती थी अगर वो किसी नई जगह पर होती। जब उसने दोपहर के आसपास मैसेज किया, सब ठीक है, तो कोई जवाब नहीं आया। खामोशी। और जिसने किसी दूसरे की गैर मौजूदगी को समझने की कोशिश में रातें जागकर बिताई हों, उसके लिए खामोशी एक तेज चाकू की तरह होती है। फिर लगभग बिना सोचे समझे उसे कुछ याद आया। सालों पहले काम से निकलते हुए रेचल के साथ लूटपाट हुई थी। वो इतनी सहम गई थी कि कई दिनों तक गाड़ी नहीं चला पाई थी। तब नाथन ने सुरक्षा के लिए उसकी कार में एक छोटा जीपीएस ट्रैकर खरीदा और लगा दिया था। वो तुरंत मान गई थी, यहां तक कि उसे ये एक प्यार भरा इशारा लगा था। समय के साथ वे दोनों भूल गए कि वो वहां मौजूद है। लेकिन अब सीने में उस बेचैनी के साथ नाथन ने फोन पर वो ऐप खोला जिसे उसने सालों से छुआ नहीं था। जानकारी डाली और जब सिग्नल आया तो लगभग जम सा गया। एक छोटा नीला डॉट नक्शे पर चमक रहा था, ठीक शहर के बीचों बीच। नाथन ने घड़ी देखी। दोपहर के 1:07 बजे थे। उसने अपनी चाबियां उठाईं, एक सहकर्मी से कहा कि उसे कुछ निजी काम है और निकल गया। ट्रैफिक धीमा था, लेकिन उसका दिमाग तेज दौड़ रहा था। वो हर उस चीज के बारे में सोच रहा था जो हो सकती थी, लेकिन साथ ही कुछ भी न सोचने की कोशिश भी कर रहा था। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसे सच में नहीं पता था कि वहां पहुंचकर वो क्या करेगा। वो बस इतना जानता था कि उसे अपनी आंखों से देखना है। उसे समझना था कि उस ड्रेस, उन सैंडल्स और उस खामोशी के पीछे क्या है। जैसे ही वो जीपीएस लोकेशन के करीब पहुंचा, उसने सोने के अक्षरों में रेस्टोरेंट का नाम देखा, लेमन ट्रीज। एक ऐसी जगह जो महंगी, शांत और ऐसे लोगों के बीच लोकप्रिय होने के लिए जानी जाती थी जो कहीं भी दिखना नहीं चाहते थे। नाथन ने एक ब्लॉक दूर गाड़ी पार्क की। वो सावधानी से बाहर निकला, जैसे हर कदम एक ऐसी पहेली का टुकड़ा हो जिसे वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। वो एक लैंप पोस्ट के सहारे झुक गया। उसकी स्वेटशर्ट के हुड ने उसके चेहरे का कुछ हिस्सा ढक रखा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलने की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दी। रेचल मुस्कुराते हुए बाहर निकली। कई महीनों में उसने उसकी सबसे सच्ची मुस्कान देखी थी, पर वो मुस्कान उसके लिए नहीं थी। वो उसके साथ वाले आदमी के लिए थी। एक लंबा,
अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी जिसकी दाढ़ी सलीके से बनी थी और आंखों में आत्मविश्वास था। नाथन को उसे पहचानने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो लोगन था, उसका एक्स, वही एक्स जिसके बारे में रेचल ने कहा था कि वो एक गलती थी। वो आदमी जिससे उसने फिर कभी न मिलने का वादा किया था, उन सब चीजों की वजह से जो उसने झेली थी। और अब वे वहां थे, हंस रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, करीब, इतने करीब, जैसे समय ने वो सब कुछ मिटा दिया हो जिसके बारे में रेचल कहती थी कि उसने उसकी वजह से सहा है। नाथन ने उन पर से नजरें नहीं हटाईं। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें खींच ली। उसके हाथ कांप रहे थे, गुस्से से नहीं, अभी नहीं। ये अविश्वास था। ये वो औरत थी जिसके साथ वो बिस्तर साझा करता था, जो कहती थी कि वो उससे प्यार करती है, जिसे उसने फिर से खड़ा होने में मदद की थी, जिसे उसने तब संभाला था जब वो अपने अतीत को लेकर रोती थी। और आज वो उसी अतीत को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे नाथन का कोई वजूद ही ना हो। वो उसके पास नहीं गया, उससे भिड़ा नहीं, चिल्लाया नहीं, उसने उसे आवाज नहीं दी। वो बस अपनी कार में वापस चला गया, सीने में एक खालीपन का बोझ और फोन में कच्ची, ठंडी और नकारी न जा सकने वाली तस्वीरों के साथ। सबसे ज्यादा दर्द बिट्रियल का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि वो कितनी आसानी से भूल गई थी जो उन्होंने बनाया था। जिस स्वाभाविकता से वो वहां थी, ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो किसी और के साथ रिश्ते में नहीं है, जैसे शादी के 6 साल बस दो मुलाकातों के बीच का एक ठहराव थे। नाथन कुछ और मिनट वहीं बैठा रहा, शून्य में घूरता हुआ। उस खामोशी में वो समझने लगा कि उस शादी में कुछ टूट गया था, और ये हाल ही में नहीं हुआ था। नाथन उस दोपहर देर से घर लौटा। उसका शरीर तो मौजूद था, पर उसकी रूह कहीं भटक रही थी। वो सोफे पर बैठ गया। फोन अभी भी उसके हाथ में था। तस्वीरें वहां ठंडे, क्रूर सबूत की तरह थीं। वो उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे धीमी गति में एक बुरे सपने को समझने की कोशिश कर रहा हो। हर तस्वीर एक ऐसी सच्चाई चीख रही थी जिसे वो सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जो अब उसके अंदर बस चुकी थी। जिस औरत को वो इतनी अच्छी तरह से जानने का विश्वास करता था, वो एक ऐसे अतीत की बाहों में लिपटी हुई थी जिसे उसने दफनाने का दावा किया था। और वो कोई विदाई का आलिंगन नहीं था, वो एक पुनर्मिलन था, लालसा, इच्छा और अपनेपन से भरा हुआ। उसने ये सब रेचल की आंखों में देखा, और उस बात ने किसी भी हरकत से ज्यादा उसे एक ऐसे तरीके से चोट पहुंचाई जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। उसने बाकी का दिन खामोशी में बिताया। वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, किसी से अपना दर्द नहीं बांटा। वो बस वहीं बैठा रहा, गतिहीन, छत को वैसे ही देखता रहा जैसे उसने सालों पहले अपनी पहली शादी टूटने पर देखा था। लेकिन इस बार बात अलग थी, क्योंकि अब उसने खुद को ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा परिपक्वता से, ज्यादा जागरूकता से दिया था। फिर भी किला वैसे ही ढह रहा था, जैसे समस्या ये कभी नहीं थी कि वो कितना प्यार करता है, बल्कि ये थी कि दूसरे उस प्यार को कैसे संभालते हैं। जब उसने दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज सुनी, तो उसकी रीढ़स में एक सिहरन दौड़ गई। रेचल एक फैंसी बेकरी का छोटा सा कागज का बैग लिए अंदर आई, ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ गलत ना हुआ हो, जैसे ये बस एक और आम दिन हो। नाथन बैठा रहा, स्थिर, उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसने हॉल में अपने जूते उतारे, अपना पर्स कुर्सी पर टांगा, किचन की ओर गई, फ्रिज खोला। सब कुछ उस स्वाभाविकता के साथ जो कोई बिना अपराध बोध के महसूस करता है। मैं वो ब्राउनी लाई हूं जो तुम्हें पसंद है, उसने किचन से कहा। उसकी आवाज हल्की थी,
नाथन धीरे से उठा, डाइनिंग टेबल की ओर चला और बैठ गया। अपनी बाहें आगे की ओर टिका दी, जैसे किसी अजनबी से बात करने की तैयारी कर रहा हो। रेचल जूस का गिलास लेकर वापस आई। हवा में तनाव महसूस किया, लेकिन अपनी सामान्य दिनचर्या पर टिके रहने की कोशिश की। सब ठीक है? तुम कुछ अजीब लग रहे हो। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्लारा के साथ लंच कैसा था? रेचल हिचकिचाई। एक पल के लिए उसका चेहरा भावहीन हो गया, लेकिन उसने जल्दी से अपना अभिनय फिर से शुरू कर दिया। अच्छा था। हम शहर की उस नई जगह गए थे, लेमन ट्रीज। जानते हो? नाथन ने एक गहरी सांस ली। वो झूठ इतनी शांति और इतने अभ्यास के साथ बोला गया, उसे धोखे से भी बदतर लगा। वो सिर्फ ये नहीं देख रहा था कि वो क्या कह रही है, बल्कि ये भी देख रहा था कि वो कैसे कह रही है। कैसे उसने एक पल के लिए आंख मिलाने से बचा। कैसे वो अपने अंगूठे से अपनी शादी की अंगूठी को सहला रही थी। कैसे वो सच में मुस्कुरा नहीं रही थी। सब कुछ नकली था, और सच उसके गले में एक पत्थर की तरह अटक गया था, जिसे वो अब और निगल नहीं सकता था। वो खड़ा हुआ, अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी ओर बढ़ा। उसने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन खुली हुई थी। स्क्रीन पर रेचल और लोगन की तस्वीर थी। अगल बगल एक दूसरे को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे, जैसे दो लोग एक गुप्त जीवन साझा कर रहे हों। रेचल जम गई। उसके हाथ में जूस का गिलास कांप गया। वो पीली पड़ गई। खामोशी। क्या तुम कहोगी कि यह भी मैंने मनगढ़ंत बनाया है? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी, बिना गुस्से के, लेकिन एक ऐसी दृढ़ता के साथ जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसने बस अपना सिर हिलाया और पास की कुर्सी पर गिर पड़ी। मैं, नाथन, मैं, उसने शुरू किया, अपनी ही उलझन में घुटते हुए। वो बस एक लंच था, कसम से। हम टकरा गए। उसने मुझे साथ बैठने को कहा। मैं हिचकिचाई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने बस बातें की। नाथन पास आया, एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उससे फिर कभी बात नहीं करोगी, याद है? तुमने मुझे बताया था कि इस आदमी के साथ क्या-क्या हुआ था। तुमने मेरी आंखों में देखकर कहा था कि वो तुम्हारे अतीत का हिस्सा है, कि तुमने वो दरवाजा बंद कर दिया है, और अब तुम उसे खोलती हो, अंदर जाती हो, वाइन डालती हो और मुस्कुराती हो। रेचल ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तेजी से सांस ले रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता है, मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन वो सामने आ गया, और मैं समझा नहीं सकती। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। मेरा इरादा इसे छिपाने का नहीं था। मैं बस मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम नहीं समझोगे। नाथन एक कड़वी हंसी हंसा, वैसी हंसी जो तब आती है जब आपको एहसास होता है कि आप अपनी जिंदगी में तीसरी बार वही बहाने सुन रहे हैं, बस अलग अलग आवाजों में। तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, या तुम उसका सामना नहीं करना चाहती थी जो तुम सच में उसके लिए महसूस करती हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी नाथन को मिल सकने वाला सबसे स्पष्ट जवाब था। सालों तक उसने उनके रिश्ते को देखभाल के साथ संभाला था, उसे फिर से बनाया था, जिसे समय और पुराने जख्मों ने तोड़ दिया था। उसने विश्वास की छलांग लगाई, बिना किसी रोक टोक के प्यार किया, अपना सब कुछ इस तरह से दिया जैसे बहुत कम लोग दे सकते हैं। और अब उसके सामने कोई ऐसा था जो एक सेकंड के लिए भी ईमानदार नहीं हो सकता था। नाथन खड़ा हो गया। वो चिल्लाया नहीं, कोई दरवाजा नहीं पटका, कोई तमाशा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था।
और रेचल ने यह महसूस किया। उसने उठने की कोशिश की, उसकी बांह को छूने की, लेकिन उसने खुद को छुड़ा लिया। अब और झूठ नहीं रेचल, न मुझसे, न खुद से। तुम उलझन में नहीं हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, और ये भी जानती हो कि तुमने क्या खो दिया है। वो रोने लगी, लेकिन अब वो उन आंसुओं को पहले की तरह नहीं देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि हर आंसू पछतावे की निशानी नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ स्थिति को और न संभाल पाने की हताशा होती है। नाथन बेडरूम में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन सो नहीं सका। उसने घंटों छत को घूरते हुए बिताए, जैसे कि वहां से कोई जवाब मिल सकता है। लेकिन जिस एकमात्र बात का उसे यकीन था, वो ये थी कि उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया था। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे माफी या कागज के बैग में लाई गई मिठाइयों से ठीक किया जा सकता था। ये विश्वास था, और एक बार विश्वास चला जाए तो वो वापस नहीं आता। उस रात जब रेचल सोफे पर रोते रोते सो गई, नाथन जागता रहा। उस गद्दे पर लेटा रहा जो अचानक पराया महसूस हो रहा था। उनका बिस्तर, जो कभी गर्माहट और अपनेपन का प्रतीक था, अब असहज यादों की एक बारूदी सुरंग जैसा लग रहा था। कमरे का हर इंच किसी ऐसी चीज की परछाई लिए हुए लगता था जो फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी। खिड़की के दरार से आती हवा से पर्दे हिल रहे थे, लेकिन ताजी हवा उसके सीने के भारीपन को कम नहीं कर पा रही थी। ये एक बिना खिड़की वाले कमरे में सांस लेने की कोशिश करने जैसा था। सब कुछ घुटन भरा लग रहा था। रात की खामोशी किसी भी बहस से ज्यादा शोर कर रही थी। सुबह रेचल पहले से ही जागी हुई थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, और उसके कांपते हाथों में कॉफी का एक ताजा पॉट था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, एक टेढ़ी मेढ़ी, तुम्हें खोने के डर वाली मुस्कान। लेकिन नाथन ने जवाब में मुस्कान नहीं दी। उसने अलमारी से अपना पसंदीदा मग निकाला और मेज पर बैठ गया, अपने कंधों पर एक ऐसा वजन लिए हुए जिसे वो छिपा नहीं सकता था। एक भी शब्द नहीं बोला गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। फिर भी हवा उन सब चीजों से भारी थी जो पहले ही कही जा चुकी थी, और खासकर उससे, जिसे अब और कहने की जरूरत नहीं थी। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने छोटे छोटे सवाल पूछे, हल्की फुल्की बातें की, फिर से जुड़ने की उम्मीद में। लेकिन नाथन सच में वहां नहीं था। उसका शरीर मौजूद था, लेकिन उसका दिमाग बहुत दूर था। इतने सालों तक वो आदमी बनने के बाद, जो दूसरा मौका देता था, जो समझता था, जो किसी भी फैसले से पहले 10 तक गिनता था, वो अब कोई और था। ठंडा नहीं, बस दृढ़। और वो दृढ़ता किसी भी गुस्से से ज्यादा डरावनी थी। काम पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। रेचल और लोगन की छवि उसके दिमाग में घूमती रही। वो उनकी हरकतों, उनकी नजरों, उस हंसी को फिर से जी रहा था जो उसने सड़क के पार से देखी थी। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो ये विचार था कि यह कोई अचानक हुई चूक नहीं थी, जैसा कि वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। यह एक चुनाव था, एक योजनाबद्ध कार्रवाई। रेचल ने कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया, उसके मुंह पर झूठ बोला, और उस आदमी से मिलने के लिए दरवाजे से बाहर चली गई जिसे वो बस एक दूर की याद समझता था। यह कोई हादसा नहीं था। यह अपने सबसे क्रूर रूप में धोखा था, भावनात्मक। उस दिन के अंत में नाथन ने फैसला किया कि उसे बिना किसी लाग लपेट के सच्चाई को साफ साफ सुनने की जरूरत है। उसे एक आखिरी बार सामना करना था, बदला लेने या गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए ताकि वो अपने अंदर एक अधूरे अध्याय को बंद कर सके। जब वो घर पहुंचा तो रेचल बरामदे में उसका इंतजार कर रही थी, जैसे उसे पता हो कि आज की रात फैसले की रात होगी। हमें बात करनी है, उसने अपनी चाबियां जेब में रखते हुए कहा।
रेचल ने लगभग ना के बराबर सिर हिलाया और उसके पीछे घर के अंदर चली गई। वे आमने सामने बैठ गए। कई दिनों में पहली बार वे दोनों बिना किसी नकाब के सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थे। नेथन ने एक गहरी सांस ली। रेचल, मुझे बस एक बात बताओ, क्या तुम अब भी उस आदमी से प्यार करती हो? वो हैरान रह गई, जैसे इस सवाल ने उसे झकझोर कर रख दिया हो। वो एक पल के लिए जम सी गई। फिर उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। नेथन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस जवाब ने किसी हां या ना से ज्यादा चोट पहुंचाई थी, क्योंकि उसकी अनिश्चितता वो सब कुछ बता रही थी जो वो कभी कबूल नहीं करती। उसके दिल में अब भी एहसास बाकी थे। उसका एक हिस्सा अब भी पीछे मुद्दा कर देख रहा था, अब भी सोच रहा था कि क्या कुछ फिर से शुरू हो सकता है, और यही हिस्सा उनके बनाए हर रिश्ते को तबाह करने के लिए काफी था। तुम्हें एहसास है कि यह सब कुछ खत्म कर रहा है ना? उसने शांति से कहा। रेचल रोने लगी। उसने नेतन का हाथ पगड़ी ढहने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे माफ कर दो नेथन, प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं भटक गई थी। मुझे नहीं पता हम यहां तक कैसे पहुंच गए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं, सच में करती हूं। उसने अपना सिर हिलाया और पहली बार उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्यार रेचल, प्यार ऐसा नहीं होता। यह किसी को ताक पर रखकर फिर अपनी सहूलियत से उठा लेना नहीं होता। प्यार हिफाजत करना है, इज्जत करना है, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। तुमने मुझे सिर्फ एक गले मिलने या लंच से धोखा नहीं दिया। तुमने मुझे अपने झूठ से, अपने दिखावे से, अपनी खामोशी से धोखा दिया है। वो टूटे फूटे शब्दों में माफी मांगने लगी, लेकिन वो अपना फैसला कर चुका था। मैं यह और नहीं कर सकता रेचल। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं अपने दिल में शक लेकर नहीं जीऊंगा। मैं वो इंसान नहीं बनूंगा जो हमेशा जांच पड़ताल करता रहे, शक करता रहे, पीछे मुद्दा धकर देखता रहे। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं शांति का हकदार हूं। वो फूट फूट कर रोने लगी। उससे अपने फैसले पर दोबारा सोचने की भीख मांगने लगी। उसने कपल्स थेरेपी की बात की, फिर से शुरू करने की, सब कुछ भूल जाने की। लेकिन अब नेथन पहले जैसा नहीं रहा था। उसका फैसला गुरूर से नहीं, बल्कि एक साफ सोच से आया था। वो जानता था कि अब से उसकी हर मुस्कान शक के दायरे में होगी। उसका हर बार देर से आना, हर बार बाहर जाना, हर वो मैसेज जिसका जवाब ना मिले, एक टीस बनकर चुभेगा। और वो उस चक्र में फंसकर नहीं जीना चाहता था। उसने सालों पहले खुद से वादा किया था कि वो कभी भी उससे कम पर समझौता नहीं करेगा जिसका वो हौदार है। वो ऊपर गया, कपड़ों का एक छोटा बैग पैक किया और बिना पीछे देखे नीचे आ गया। रेचल अब भी सोफे पर थी, अपने घुटनों को गले लगाए, ऐसे रो रही थी जैसे उसकी दुनिया उजड़ रही हो। लेकिन नेथन एक ढहती हुई इमारत को नहीं संभाल सकता था जिसकी नींव खुद उसी ने खोखली कर दी हो। जब उसने दरवाजा बंद किया तो खामोशी लौट आई, लेकिन इस बार यह अलग थी। यह भारी या घुटन भरी नहीं थी। यह आजादी वाली खामोशी थी। और नेथन टूटे हुए दिल के बावजूद जानता था कि उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उस घर को छोड़ देने के कुछ दिनों बाद, जब वो किसी तरह मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, नेथन को एक ऐसा मैसेज मिला जो, चाहे वो जानता हो या नहीं, सब कुछ फिर से बदलने वाला था। शुक्रवार की रात थी। वो अपनी बहन के बरामदे में बैठा एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था जिस पर उसका ध्यान नहीं लग रहा था। तभी उसका फोन एक ऐसे नाम से रोशन हुआ जो अब भी उसके अंदर कुछ बेचैनी पैदा कर देता था। रचल। मैसेज छोटा था, 3 वाक्यों का, सीधा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था
जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। हमें बात करनी है। यह जरूरी है। मैं प्रेग्नेंट हूं। कुछ सेकंड तक वो बस फोन को घूरता रहा। दुनिया जैसे धीमी हो गई थी। उसकी सांसें, जो अब तक स्थिर थीं, अचानक मुश्किल हो गई। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और उसे फिर से पढ़ा, मैं प्रेग्नेंट हूं। यह शब्द एक शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह गूंज रहे थे, जिसकी लहरें उसके अंदर बहुत तेजी से फैल रही थीं। कुछ ही पलों में उसके दिमाग में जो कुछ भी सुलझा हुआ महसूस हो रहा था, वो फिर से उलझ गया। रेचल प्रेग्नेंट थी और उसका कहना था कि बच्चा उसका है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा ना हो? क्या हो अगर यह उसे वापस खींचने का एक और तरीका हो? और दूसरी तरफ, क्या हो अगर यह सच हो और वो अपने ही पिता की कहानी दोहराने वाला हो, जिन्होंने अपने परिवार को बहुत जल्दी छुट दही अहकापा दिया था। उसका दिल ऐसे धधक रहा था, जैसे वो उस सवाल का जवाब खोजने के लिए संघर्ष कर रहा हो, जो उसका दिमाग नहीं दे पा रहा था। अगली सुबह वो उससे एक पब्लिक पार्क में मिलने के लिए राजी हो गया। वे धीरे धीरे हिलते पेड़ों के नीचे एक लकड़ी की बेंच पर बैठे। रेचल एक ढीले ब्लाउज और गहरे रंग के चश्मे में आई थी। वो नाजुक लग रही थी, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जिससे साफ था कि वो उसे एक बार फिर झकझोरने आई है। नेथन, मैं प्रेग्नेंट हूं। तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद मुझे पता चला। मैंने टेस्ट किया और अपने डॉक्टर से भी कंफर्म किया। यह तुम्हारा बच्चा है। उसने धीमी लेकिन यकीन भरी आवाज में कहा। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे ऐसे देख रहा था, जैसे वो किसी ऐसी पेंटिंग को देख रहा हो जिसे वो अब पहचान नहीं पा रहा था। शब्द उसके गले में अटक गए थे। भावनाओं के एक तूफान से लदहश रहे थे। उसका एक हिस्सा उसे बचाने के लिए तड़प रहा था। दूसरा हिस्सा अब भी एक ताजे जख्म को सहला रहा था, जो उसे सावधान रहने की चेतावनी दे रहा था। तुम्हें कैसे पता कि यह मेरा है? उसने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़धाकर पूछा। रेचल एक पल के लिए रुकी, इसीलिए नहीं कि उसके पास जवाब नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सीधी तरह से पूछेगा। नेथन, मुझे पता है कि चीजें बिगड़ गईं, लेकिन मैं कसम खाती हूं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं रही। वो धीरे से खड़ा हुआ, एक गहरी सांस ली और वही कहा जो जाहिर था। तो फिर एक टेस्ट करवाते हैं। एक डीएनए टेस्ट। बच्चे के जन्म के बाद नहीं, अब भी। एक प्रीनेटल टेस्ट। रेचल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो मान गई। वे इसे एक साथ बुक करेंगे। कोई और बहाना नहीं, कोई और राज नहीं। अब सच का वक्त था, चाहे वो कुछ भी हो। अगले कुछ हफ्ते इंतजार और खुद को संभाले रखने में गुजरे। नेथन ने रेचल से जरूरी बातों के अलावा कोई बात नहीं की। उनकी बातचीत ठंडी और मतलब भर की थी। वो अपनी बहन के घर पर रहा, अपनी दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश की और अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश की। लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश जंग चल रही थी। उसका एक हिस्सा मानता था कि यह सिर्फ एक इमोशनल ब्लैकमेल है। दूसरा हिस्सा फुसफुसाता कि अगर यह सच में उसका बच्चा है, तो उसे हिम्मत दिखानी होगी और अपनी भूमिका स्वीकार करनी होगी। वे टेस्ट के लिए एक विशेष क्लिनिक में गए, सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए। एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट, जिसमें मां के खून का उपयोग करके बच्चे के डीएनए का पता लगाया जाता और उसकी तुलना नेथन के डीएनए से की जाती। वे बिना एक शब्द कहे वहां से चले गए। कार का इंतजार करते हुए रेचल ने सिर्फ इतना कहा, मैं बस वो ठीक करना चाहती हूं जो मैंने तोड़ ढा है। लेकिन नेथन अब आसानी से ठीक होने वाला नहीं था। उसके अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल गया था। वो बदला नहीं चाहता था।
उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। वो बस चाहता था कि काश चीजें अलग होतीं। काश उसने ईमानदारी को तब चुना होता जब यह मुमकिन था। 8 हफ्ते। रिजल्ट आने में इतना ही समय लगा। नेतन को एक दोपहर ईमेल मिला। सूरज निकला हुआ था और वो एक पेट डियाज के नीचे बैठा उन कुछ ड्राफ्ट्स को पियच रहा था जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में लिखे थे। नई शुरुआतों, खोने और आत्म प्रेम के बारे में शब्द। जब उसने क्लिनिक से आया ईमेल देखा तो वो जानता था कि यह उन पलों में से एक था जो जीवन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, पहले और बाद में। उसने फाइल खोली, उसे लाइन दर लाइन पे रहा, फिर उसने निष्कर्ष देखा। बच्चा उसका नहीं था। कुछ सेकंड के लिए दुनिया धीमी हो गई। उसे गुस्सा, गुस्सा या दुहक महसूस नहीं हुआ। उसने एक अजीब सा सुकून महसूस किया। वो पुष्टि जिसकी उसे जरूरत थी। दरवाजे को नफरत से नहीं, बल्कि सम्मान के साथ बंद करने के लिए। रेचल ने फोन करने की कोशिश की। उसने मैसेज भेजे, बात करने के लिए कहा। कहा कि वो कंफ्यूज हो गई थी, कि उसे यकीन नहीं था कि यह कब हुआ, कि वो खो गई थी। लेकिन नेथन ने जवाब नहीं दिया। बेरुखी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आखिरकार समझ गया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्द ठीक नहीं कर सकते। कुछ जख्म तभी भरते हैं जब आप उस चीज से दूर चले जाते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई हो। वो पहले ही एक ऐसी कहानी को जोधने में बहुत लंबा समय बिता चुका था जो सिर्फ उसके अपने दिमाग में मौजूद थी। उस रात वो अपनी बहन के घर के पास एक झील तक गया। आसमान साफ था और पानी एक शांत आईने की तरह तारों को दर्शा रहा था। वो वहां खड़े रहा, अपने ही अक्स को देखते हुए, और बहुत समय बाद पहली बार खुद को पूरा महसूस कर रहा था। इसीलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस सब के बाद भी वो खुद के प्रति सच्चा रहा। और कभी-कभी जिंदगी ठीक उसी पल शुरू होती है जब आप इतने लंबे समय तक दूसरों को चुनने के बाद आखिरकार खुद को चुनते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।